सो हे एवरीवन, आज हम करेंगे डी ट्रिपल एस बी का जो 2026 में पैटर्न चल रहा है उसके ऊपर हम 20 क्वेश्चन करेंगे। और इन 20 क्वेश्चंस में आपके जो मोस्टली टॉपिक्स हैं, जो कि आपके क्वेश्चन जिन टॉपिक पे आएंगे वो आपका कवर हो जाएगा। तो आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखें और पूरा देखें, क्योंकि इसमें जो मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं वो फेब 2026 में जो पेपर हुए हैं उसके क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके अपकमिंग पीआरटी एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, और देखो मैं आपको रूल भी बताता चलूंगा इसके साथ साथ ही, ताकि आपको समझने में आसानी हो, और अगर इससे अलग कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन है, देयर वॉज डैश वाटर लेफ्ट इन द बोतल आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। मतलब कि बोतल में डैश पानी बचा था लॉन्ग जर्नी के बाद। तो आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस देखो, मैं इसके पीछे का लॉजिक भी आपको बताऊंगा। पहला ऑप्शन है मैनी। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो वाटर है वो नाउन होता है ना, नाउन होता है वाटर, और ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको आप गिन नहीं सकते। तो अब आप ही खुद सोचो, आप पानी को गिन सकते हो? हम नहीं गिन सकते। तो इसलिए जो पहला ऑप्शन है मैनी, वो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि जो मैनी होता है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है। और फ्यू भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। और फिर उसके बाद है सेवरल। सेवरल का मतलब, सेवरल को भी हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ। और एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, वो है लिटिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लिटिल। लिटिल हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। और एक और वर्ड यूज करते हैं वो है मच। वो कहाँ यूज करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आंसर है हमारा लिटिल। अब इसकी एक्सप्लेनेशन और इसके रूल्स वगैरह देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे लिटिल को यूज किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वाटर है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मतलब कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, और इसलिए हम नहीं कह सकते कि एक पानी, दो पानी। नॉर्मल यूसेज में हम नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते ना, अब एक पानी, दो पानी। हम यही बोलेंगे कुछ पानी, थोड़ा सा पानी, या बिल्कुल भी पानी नहीं। तो इसी की वजह से हमें ऐसा शब्द यूज करना पड़ेगा जो कि हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, और वो वर्ड है हमारे पास लिटिल। देन अब हम इनकरेक्ट ऑप्शंस को देखते हैं कि वो इनकरेक्ट क्यों हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो मैनी वर्ड है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। जैसे मैनी बुक्स यानी बहुत सारी किताबें, मैनी स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे या स्टूडेंट। फ्यू इज ऑल्सो यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। फ्यू जो है वो भी काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। जैसे फ्यू पीपल कुछ लोग, फ्यू कार्स कुछ कार। फिर है सेवरल। सेवरल भी काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। जैसे सेवरल हाउस यानी बहुत सारे घर, और सेवरल प्रॉब्लम्स यानी बहुत सारी परेशानियां। तो इसलिए हम ऑप्शन 1, 2 और 4 यूज नहीं कर सकते पानी के साथ। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पानी जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके साथ हम उसको क्योंकि गिन नहीं सकते, इसलिए उसके साथ हम लिटिल का यूज करेंगे। देन ऑप्शन 2, लिटिल यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स एंड मीन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। तो लिटिल जो है वो हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कुछ भी चीज, मतलब बहुत कम अमाउंट में रहना। और एग्जाम्पल के लिए लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क, लिटिल इंफॉर्मेशन। इसीलिए जो करेक्ट सेंटेंस हमारा होगा वो होगा, देयर वॉज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बोतल आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। अब आप यहाँ पे दो रूल आपको याद रखने। तो देखो, काउंटेबल नाउन्स के साथ हम मैनी, फ्यू, सेवरल यूज करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच या लिटिल यूज करते हैं। तो आप इसको याद रखना। अगर इससे अलग क्वेश्चन भी आता है आपके पेपर में तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। देन क्वेश्चन 2, इस वाले क्वेश्चन में हमें इनडायरेक्ट स्पीच को बताना है, और जो हमें स्पीच दी गई है वो किसमें है? ऑब्वियसली डायरेक्ट स्पीच है, और वो है, जिम्मी सेड टू मी, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू विन द कॉम्पिटिशन दिस टाइम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो आप ध्यान से सुनना। कि देखो, जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो प्रेजेंट टेंस होता है वो हमारा पास्ट टेंस में चेंज होता है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक इज गोइंग, इज गोइंग हमें पता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, यानी अभी चल रहा है प्रेजेंट में। तो जब हम इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको हम पास्ट टेंस में लेके जाएंगे। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन, देखते हैं, जिम्मी आस्क्ड डैश टू विन द कॉम्पिटिशन डैश। तो पहला क्वेश्चन है, हु आई थिंक इज गोइंग। पहला नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि जब हम प्रेजेंट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करते हैं तो जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट टेंस में बदलता है। और लेकिन पहले ऑप्शन में हमारे में प्रेजेंट टेंस है, तो ये नहीं होगा। हु डिड आई थिंक वॉज गोइंग, इसमें डिड और वॉज दोनों जगह है, तो ये भी नहीं होगा। हु आई थॉट इज गोइंग, ये भी
प्रेजेंट में हमें दे दिए, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता और वही सही है, हु आई थॉट वॉज गोइंग। और एक और चीज, दिस टाइम बदल जाएगा हमारा दैट टाइम में, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको दो तीन चीजें ही याद रखनी है, वो मैं बताता हूँ। तो देखो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है, हु आई थॉट वॉज गोइंग स्लैश दैट टाइम। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो दो इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं, और वो दो इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको याद रखने हैं। रूल पहला ये है कि जब भी प्रेजेंट टेंस जो है वो हमेशा चेंज होता है, कि इसमें पास्ट टेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होती है तब। और तो इज गोइंग की जगह क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वॉज गोइंग। इज गोइंग प्रेजेंट टेंस, वॉज गोइंग पास्ट टेंस। रूल 2 है टाइम एक्सप्रेशन चेंजेस, जो टाइम एक्सप्रेशन होते हैं वो भी चेंज होते हैं। जैसे कि दिस टाइम हमारा दैट टाइम हो गया था, तो करेक्ट सेंटेंस हमारा हो जाएगा, जिम्मी आस्क्ड हु आई थॉट वाज गोइंग टू विन द कंपटीशन दैट टाइम। देन क्वेश्चन थर्ड, डैश द सरफेस ले अ हिडन ट्रेजर दैट नो वन इन द फैमिली हैड एवर बीन अवेयर ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें ऑप्शन भरने हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले हम थोड़ा सा लॉजिक से समझते हैं कि क्या पूछा है। तो डैश द सरफेस ले अ हिडन ट्रेजर, तो सरफेस के ऑब्वियसली हिडन ट्रेजर की बात करी, यानी कोई छुपा हुआ सोना उसकी बात करी गई है। तो वो अब आप मुझे ये बताओ कि वो कहाँ पे छुपा रह सकता है, ऑब्वियसली जमीन के नीचे ही, सरफेस के नीचे है ना। और अब हम ऑप्शन देखते हैं। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, एमिड का मतलब, एमिड यहाँ पे नहीं होगा, बियॉन्ड का मतलब परे होता है, अमंग का मतलब बीच में होता है, यानी के या के बीच में होता है, ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन ए ही ठीक होगा। क्यों? क्योंकि इस जो सेंटेंस है उसमें बात ये करी गई है कि सरफेस के नीचे, और नीचे बीनीथ का मतलब ही नीचे या बिलो होता है, तो सरफेस के नीचे एक ऐसा हिडन ट्रेजर है जिसके बारे में फैमिली में किसी को नहीं पता अभी तक। तो ऑप्शन ए बीनीथ हमारा सही है। बीनीथ का मतलब होता है अंडर और बिलो समथिंग। द सेंटेंस मीन्स द ट्रेजर वाज अंडर द सरफेस। अंडर द सरफेस का मतलब जमीन के नीचे ऑब्वियसली, है ना। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा बीनीथ द सरफेस ले अ हिडन ट्रेजर, यानी सरफेस के नीचे एक हिडन ट्रेजर है। देन क्वेश्चन 4, ये जो क्वेश्चन हमारी ये टेंस के ऊपर है। द इंजर्ड बॉय डैश बिफोर द नर्स रीचेज द हॉस्पिटल इज डाइंग इन पेन। अब पहले फिर से इसमें वही लॉजिक लगाते हैं कि क्वेश्चन का सेंस समझते हैं वो कहना क्या चाहता है। तो द इंजर्ड बॉय, बॉय इंजर्ड था डैश बिफोर द नर्स रीचेज द हॉस्पिटल, यानी नर्स के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है उसको बहुत दर्द होगा, है ना। तो द इंजर्ड बॉय इज डाइंग इन पेन, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी V2 है, तो V2 के साथ V2 नहीं आएगी। फिर हैज डाइड, ये भी नहीं आएगा। हैड बीन, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी होगा हमारा, विल हैव डाइड इन पेन। ये फ्यूचर की बात करी है कि जो इंजर्ड बॉय है, जिसको चोट लगी है, वो पेन से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होगा बिफोर द नर्स रीचेज द हॉस्पिटल, नर्स के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, विल हैव डाइड इन पेन। हियर टू फ्यूचर एक्शंस आर मेंशन, यहाँ पे दो फ्यूचर एक्शंस हैं। पहला तो जो बॉय है वो मर जाएगा, फिर जो एक्शन 2 है वो है द नर्स रीचेज द हॉस्पिटल व्हेन वन एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन वी यूज परफेक्ट टेंस। तो देखो, जो नर्स है वो हॉस्पिटल पहुंचेगी, यानी बच्चा पहले मर जाएगा, और जो मतलब नर्स के पहुंचने से पहले ही बच्चा मर जाएगा। तो यहाँ पे दो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज हमें बताई गई हैं। इसीलिए जब भी एक एक्शन किसी दूसरे फ्यूचर एक्शन से पहले हो, वहां हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो विल हैव फिनिश्ड, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है, आप इतना समझो V3, पास्ट पार्टिसिपल को ही हम V3 बोलते हैं। तो यहाँ पे होगा हमारे एग्जांपल की विल हैव फिनिश्ड और विल हैव कंप्लीटेड। विल हैव डाइड इज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देन हमारा क्वेश्चन 5, ये रीअरेंज का है, और ये सेगमेंट्स दिए हुए हैं, हमें इसे कोहेरेंट सेंटेंस बनाना है, यानी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो ऑप्शंस है हमारे, लूम्ड इन द डिस्टेंस, देयर स्नो कैप्ड पीक्स ग्लिसनिंग इन द सनलाइट द मैजेस्टिक माउंटेन्स। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आप पहले थोड़ा लॉजिक से जाओ, कि बना के देखो पूरा सेंटेंस क्या बनता है ना। फिर हम ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो देखो, लूम्ड इन द डिस्टेंस, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता।
देयर स्नो कैप्ड पीक्स ये भी नहीं हो सकता, लिसनिंग इन द सनलाइट ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है, द मैजेस्टिक माउंटेन्स, है ना, हो गया मैजेस्टिक माउंटेन्स। तो पहला हमारा एस से शुरू होगा। एस अब हमें पता है एक ही सेंटेंस में, फिर भी हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। एस के बाद है प्यू, द एस के बाद पी है, द मैजेस्टिक माउंटेन्स लूम्ड इन द डिस्टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद है क्यू, देयर स्नो केप्ड पीक्स ग्लिसनिंग इन द सनलाइट। हाँ, तो ये वाले जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, एस क्यू पी आर। तो ऑप्शन टू हमारा बिल्कुल करेक्ट है, एस पी क्यू आर। क्यों? अब देखो, सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हो गया हमारा द मैजेस्टिक माउंटेन्स। फिर उसके बाद हमें वर्ब फ्रेज चाहिए, यानी कि वो माउंटेन्स क्या कर रहे हैं, तो वो ब्लूम कर रहे हैं डिस्टेंस से, मतलब बहुत अच्छे दिखते हैं डिस्टेंस से ही। फिर उसके बाद हमें एक्स्ट्रा डेस्क्रिप्शन चाहिए, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए माउंटेन्स के बारे में। तो जो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है वो है, द मैजेस्टिक माउंटेन्स लूम्ड इन द डिस्टेंस, देयर स्नो केप्ड पीक्स ग्लिसनिंग इन द सनलाइट। मतलब जो सनलाइट है उसमें उनकी जो पीक्स हैं माउंटेन्स की वो चमक रही है। देन हमारा जो क्वेश्चन है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का है। द सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर वॉज अ साइन और फोर shadowing ऑफ एन इवेंट टू कम ऑफ अ वेरी कोल्ड विंटर। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसने बोला है कि द सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो अचानक से गिर गया, ऑफ अ वेरी कोल्ड विंटर। तो हमें पता है कि जो टेम्परेचर है वो सडनली किस में गिरता है, जब ठंड आने वाली होती है ना, तभी टेम्परेचर कम होता है ना, ठंड आती है तो इसमें बोला ए साइन और फोर शैडोइंग ऑफ एन इवेंट टू कम, मतलब एक इवेंट के आने का साइन है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है हमारे हैरबिंगर, प्रेकर्सर। प्रेकर्सर का मतलब तो जो पहले आता होता है उसका होता है, फॉलोवर का जो किसी को फॉलो करता है वो होता है अनुगामी, और पोस्ट स्क्रिप्ट वो होती है जब हम लेटर वगैरह के सबसे नीचे कुछ लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम पोस्ट स्क्रिप्ट। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है, हार्बिंगर। हार्बिंगर का मतलब होता है एक ऐसा साइन, किसी चीज का साइन, ये बताने के लिए कि हाँ कुछ होने वाला है। तो इस सेंटेंस में हमें ये पता चल रहा है कि जो टेम्परेचर वो ड्रॉप हुआ है और उसी की वजह से क्या आने वाली है, सर्दियां आने वाली हैं। तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट है, हार्बिंगर। हार्बिंगर मींस अ साइन दैट समथिंग विल हैपन सून। तो हार्बिंगर का मतलब क्या होता है, एक साइन जिससे हमें पता चलता है कि कुछ जल्दी ही होने वाला है। जैसे एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, डार्क क्लाउड्स आर अ हार्बिंगर ऑफ रेन। जब हमें डार्क क्लाउड्स देखते हैं, यानी घने बादल या काले बादल देखते हैं, तो क्या लगता है, ऑब्वियसली ये लगता है कि बारिश आने वाली है, और बारिश आती भी है। तो हार्बिंगर का मतलब यही होता है, एक साइन। सो द ड्रॉप इन टेम्परेचर वाज अ साइन ऑफ वेरी कोल्ड विंटर। देन जो क्वेश्चन है वो है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर्मेट। अब देखो फिर से डायरेक्ट हमें स्पीच बतानी है इसमें। तो द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा, द एनुअल सेमिनार विल बी कंडक्टेड इन हाइब्रिड मोड टू एंश्योर ग्रेटर पार्टिसिपेशन। जो एनुअल सेमिनार, प्रिंसिपल ने कहा कि जो एनुअल सेमिनार है वो एक हाइब्रिड मोड में कंडक्ट किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। तो यही हमारा करेक्ट है। वो इसलिए करेक्ट है क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो कुछ अनाउंस कर रहा है, और सीधी सी बात है, जब अनाउंस करेगा तो वो चीज़ फ्यूचर में ही होगी। तो हमें जो यहाँ पे प्रिंसिपल हैं जो भी हैं वो हमें बता रहे हैं कि वो एक एनुअल सेमिनार को कंडक्ट करेंगे हाइब्रिड मोड में, यानी कि ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहे। वुड भी आएगा नहीं क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, और ये इज कंडक्टेड ये भी नहीं आएगा, हैज बीन कंडक्टेड ये तो आएगा ही नहीं। तो ऑप्शन ए ही हमारे यहाँ पे बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। डायरेक्ट स्पीच शोज द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर। और जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो एग्जैक्ट उन वर्ड्स को दिखाती है जो कि स्पीकर ने खुद बोले हों। सिंस द प्रिंसिपल इज अनाउंसिंग अ फ्यूचर इवेंट, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो एक फ्यूचर इवेंट को अनाउंस कर रहा है, यानी कि मतलब एनुअल एनुअल सेमिनार होने वाला है उसको बता रहा है। तो जो करेक्ट टेंस है वो फ्यूचर टेंस यानी कि विल ही आएगा। सो द करेक्ट सेंटेंस इज, द एनुअल सेमिनार विल बी कंडक्टेड इन हाइब्रिड मोड टू एंश्योर ग्रेटर पार्टिसिपेशन। देन जो हमारा क्वेश्चन है ये फिर से रीअरेंज सेंटेंस का है, और इसमें हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि अब हमारे सब्जेक्ट को देखेंगे। द अरोमा ऑफ फ्रेशली ब्रूड कॉफी बज्ड विद द चैटर ऑफ पेट्रोन्स वाफ्टिंग थ्रू द एयर द बसलिंग कैफे। तो हमें पता है, हमें जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो होगा द बसलिंग कैफे, क्योंकि कैफे जो है वो एक मेन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, कैफे के बारे में ही बात चल रही है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस। एस से हमारा एक ही ऑप्शन है, एस क्यू पी आर। अब इनको हम बिठा के देखते हैं, अगर ये ठीक लगा, लॉजिकल लगा, तो हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा एस आएगा, फिर आएगा क्यू। तो द बसलिंग कैफे,
बज्ड विद द चैटर ऑफ पैट्रॉन्स, हाँ ये यहाँ पे फिट बैठ जाएगा बिल्कुल। फिर उसके बाद पी, द अरोमा ऑफ फ्रेशली ब्रूड कॉफी, तो जो खुशबू है, जो ताज़ा बनी हुई कॉफी है उसकी खुशबू, उसकी जो खुशबू है, फिर उसके बारे में बताया। फिर है वेफ्टिंग थ्रू थ्रू द एयर, मतलब कि हवा में फैल गई है। तो यही हमारा लॉजिकल बन जाएगा। तो हमारे इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो है SQPR। तो ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट है। वही हम करते हैं ऐसे सेंटेंस में, सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट ढूंढते हैं, फिर उसके बाद जो उसकी वर्ब फ्रेज होती है वो ढूंढते हैं, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है द बसलिंग कैफ बस्ड विद द चैटर ऑफ पैट्रॉन्स, द अरोमा ऑफ फ्रेशली ब्रूड कॉफी वेफ्टिंग थ्रू द एयर। देन जो हमारा क्वेश्चन वो है, अब हमें यहाँ पे एक्टिव वॉइस बतानी है। द न्यू पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड बाय द मैनेजर ड्यूरिंग द स्टाफ मीटिंग यस्टरडे। तो जो न्यू पॉलिसी थी उसको अनाउंस किया गया किसके द्वारा, मैनेजर के द्वारा, जब स्टाफ की मीटिंग चल रही थी कल सुबह में तब। तो अब हमें ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है ये तो हमें पैसिव वॉइस में दिया है, पर हमें बतानी है इसकी एक्टिव। तो द मैनेजर हैज अनाउंस्ड द न्यू पॉलिसी ड्यूरिंग द स्टाफ मीटिंग यस्टरडे। द मैनेजर अनाउंस्ड द न्यू पॉलिसी ड्यूरिंग द स्टाफ मीटिंग यस्टरडे मॉर्निंग। The manager had announced the new policy during the staff meeting yesterday morning. The manager will announce the new policy during the staff meeting yesterday. तो देखो इसमें हमें पता है कि ये जो was announced है, was पैसिव जब बनती है तो उसमें पास्ट टेंस जो होता है वो was प्लस V3 होता है। तो V3 प्लस was 3 प्लस by, यानी कि देखो यहाँ पे by लिखा ना, ये वाला by। तो अब ये हमें पास्ट टेंस में वापस कन्वर्ट करनी है। तो अब हम ऐसा ऑप्शन देखें जिसमें पास्ट टेंस है। द मैनेजर हैज अनाउंस्ड, ये होगा नहीं हमारे क्योंकि ये परफेक्ट में चला जाएगा। हैड ये भी पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। विल ये फ्यूचर में चला जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2, द मैनेजर अनाउंस द न्यू पॉलिसी ड्यूरिंग द स्टाफ मीटिंग यस्टरडे मॉर्निंग। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है क्योंकि पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट फिर वॉज प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और ये यही एक्टिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव क्या आता है, द पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड बाय द मैनेजर, और एक्टिव क्या बन जाएगा, द मैनेजर अनाउंस्ड द पॉलिसी। देन क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द आर्किटेक्ट वर्कड डैश सीवियर कॉन्स्टेंट्स एंड प्रोड्यूस्ड अ साइलेंट डिजाइन इंटेंस डैश इंटेंस क्रिटिज्म। तो इससे हमें ये लॉजिक पता चल रहा है, ये हम सेंस लगा पा रहे हैं कि एक आर्किटेक्ट है और उसने बहुत ज़्यादा काम किया है कॉन्स्ट्रेंट्स के बावजूद भी। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है लिमिट या दबाव किसी चीज़ का, और फिर उसके बाद भी बहुत अच्छा डिज़ाइन उसने तैयार किया है, इवन बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में भी। तो देखो ऑन यहाँ पे आएगा नहीं, बाय यहाँ पे आएगा नहीं, बिटवीन या अलॉन्ग विथ भी नहीं आएगा, अमंग विथ भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नॉट विथ स्टैंडिंग एंड अमिस्ट। नॉट विथ स्टैंडिंग एंड अमिस्ट का मतलब क्या होता है, देखो जो आर्किटेक्ट है उसने काम किया उसके बावजूद भी, ये नॉट विथ स्टैंडिंग आप समझ सकते हो डिस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट ऑफ मतलब उसके बावजूद भी उन्होंने काम किया, जो आर्किटेक्ट है उसने काम किया है। और फिर उसके बाद भी एक साइलेंट डिज़ाइन भी बनाया है, एमिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, उसकी बुराई करी गई फिर भी उसके बाद भी उसने बनाया उसके बीच ही। तो फिर हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट है, नॉट विथ स्टैंडिंग एंड एमिस्ट। नॉट विथ स्टैंडिंग मीन्स डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। तो डिस्पाइट और इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। देन एमिस्ट मीन्स द मिडल ऑफ, यानी एमिस्ट का मतलब के बीच में। तो मीनिंग यहाँ पे होगा द आर्किटेक्ट वर्कड डिस्पाइट सीवियर कॉन्स्टेंट्स एंड क्रिएटेड अ डिजाइन इन द मिडल ऑफ इंटेंस क्रिटिसिज्म। तो आप याद रखना कि नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ, और इनका हिंदी में मतलब होता है के बावजूद। देन जो क्वेश्चन है वो है, अब हमारा आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले इसमें देखो, शी टुक द फर्स्ट ट्रेन टू डैश स्टेशन नोइंग एवरीवन अंडरस्टूड एग्जैक्टली विच वन टुडे। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रेन है वो डेफिनेट है, और मैंने बताया था कि डेफिनेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द। तो 3 ऑप्शंस में हमारे दाएं हैं तो दूसरा वाला कट जाएगा। फिर है स्टेशन, तो ये पर्टिकुलर स्टेशन की बात कर रही है। तो जब आप पर्टिकुलर स्टेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी क्या लगाते हैं, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो डेफिनेट होता है, वो होता है द। तो दोनों में आएगा द प्लस द। तो फिर ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है, द एंड द। द इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज स्पेसिफिक और नोन, मतलब जब कोई चीज़ स्पेसिफिक हो या नोन हो उसके लिए हम द आर्टिकल को यूज़ करते हैं। यहाँ पे बोथ द ट्रेन एंड द स्टेशन आर क्लियरली नोन टू एवरीवन, यानी सभी को उसके बारे में पता है। सो वी यूज द फर्स्ट ट्रेन द स्टेशन।
देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एंडलेस मीटिंग्स एंड कांस्टेंट माइक्रो मैनेजमेंट सीम टू सक आउट द वाइटलिटी एंड पैशन। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो कि जो एंडलेस मीटिंग्स हैं किसी ऑफिस में, एंड बहुत सारी मीटिंग मतलब ऐसी मीटिंग चलती हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, और कांस्टेंट माइक्रो मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट की वजह से ऐसा लगता है कि उनकी जो एनर्जी वगैरह या उनका जो पैशन वगैरह वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा हमारे, इसके लिए कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है? कोवेट, कोवेट भी नहीं होगा, डिफ्लेक्ट भी नहीं होगा, एक्सपेशिएट नहीं होगा, इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा डेसिकेट। डेसिकेट का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। डेसिकेट मीन्स टू ड्राई अप और ड्रेन कम्प्लीटली। डेसिकेट का मतलब होता है पूरी तरीके से जो एनर्जी है वो खत्म हो जाना। हियर इट मीन्स द मीटिंग्स ड्रेन द एनर्जी एंड एंथुसियाज्म ऑफ पीपल। तो सीधी सी बात है, जब ऑफिस में लोग बहुत कई घंटों के लिए काम करेंगे तो ऑब्वियसली वो थक जाएंगे और वो बोर हो जाएंगे, और उनका जो एनर्जी है, उनका जो एंथुसियाज्म लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो डेसिकेट का मतलब वही होता है। देन जो क्वेश्चन है, देयर इज डैश ट्रैफिक ऑन द रोड टुडे बिकॉज ऑफ द हॉलीडे। तो अब मैंने आपको पीछे भी इसी टॉपिक पे क्वेश्चन करवाया था, ट्रैफिक क्या होता है? अब आप सोच के देखो, क्या आप ट्रैफिक को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो ट्रैफिक क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रैफिक यहाँ पे हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। तो और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैंने बताया था कि अनकाउंटेबल के लिए हम यूज करते हैं लिटिल। तो ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेवरल होगा नहीं, फ्यू होगा नहीं, मैनी होगा नहीं। तो ऑप्शन 4 यानी कि लिटिल हमारा सही हो जाएगा। अब सिंस ट्रैफिक इज एन अनकाउंटेबल नाउन सो वी कांट काउंट इट। तो और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम क्या यूज करते हैं? या तो लिटिल या फिर मच। सो द करेक्ट फ्रेज इज लिटिल ट्रैफिक। देन क्वेश्चन 14, व्हाइल डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो ये आर्टिकल के बेस्ड पे है, तो आप इतना ज़्यादा पूरा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना है, सिर्फ ये देखो कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवल साउंड है। तो हार्ड हार्ड जो है हमें एक कॉन्सोनेंट साउंड है। फिर उसके बाद क्या है? सेमी, सेमी में भी कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आप सीधा सीधा लगा दो ए एंड ए, क्योंकि एन वोवल साउंड के लिए आता है, एन नहीं होगा, एन नहीं होगा, ए एन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो आपको पता ही है कि आर्टिकल ए कहाँ यूज होता है? ऐसे शब्दों के साथ जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो इसलिए हम दोनों जगह पे ए लगाएंगे। देन क्वेश्चन 15, डैश ही डैश सर्च फॉर हिज मिसिंग बैग आफ्टर द डैश। तो देखो इस क्वेश्चन से आप ऐसा समझो कि ही डैश सर्च फॉर हिज मिसिंग बैग आफ्टर द डैश, और अब ऑप्शंस हैं कम्स टू गेट्स क्लोज। तो आप हमें यहाँ से एक ऐसा मोटा सा आइडिया लगा सकते हैं कि वो अपने बैग को सर्च कर रहा था कब? जब उसके स्कूल के गेट क्लोज हो गए थे, यानी जो दोनों ये जो काम हो रहे हैं वो पास्ट में हो रहे हैं। और जब भी ऐसे दो काम पास्ट में होते हैं, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? उसमें होता है कि जो पहला वाला एक्शन हुआ हो उसके लिए हम करते हैं पास्ट परफेक्ट का यूज, और जो बाद में एक्शन हुआ है उसके लिए हम करते हैं पास्ट परफेक्ट का। इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने बोला ऐसे समझो कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस है, अगर उसका कोई क्वेश्चन आता है, उसका कोई एरर आता है, तो आप बस इतना याद रखना कि जो पहले वाला एक्शन होता है ना, उसके लिए तो हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं जिसमें वो हेड वाला आता है, और जो बाद वाला एक्शन होता है उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। सिंपल पास्ट क्या होती है? V2 वाली फॉर्म। तो देखो ही डैश सर्च फॉर हिज मिसिंग बैग आफ्टर द डैश। तो ऑब्वियस सी बात है स्कूल के जो गेट हैं वो पहले बंद हुए होंगे, क्योंकि इसमें आफ्टर लिखा हुआ है। और जो पहला एक्शन होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट, यानी कि हेड वाला। तो देखो गेट्स क्लोज ये नहीं होगा, गेट्स हैव क्लोज्ड ये भी नहीं होगा, क्योंकि हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट होता है और हमें चाहिए पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ कौन सी वर्ब आती है? हेड आती है। और गेट्स वर क्लोज नहीं होगा, तो ऑप्शन सी ही होगा। आप भले यहाँ को इसको बिठा के रख सकते हो। देखो ही केम टू सर्च फॉर हिज मिसिंग बैग आफ्टर द गेट्स हेड क्लोज। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 केम टू स्लैश गेट्स हेड क्लोज्ड। तो वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी आपको बताई कि जब दो एक्शंस पास्ट में होते हैं तो जो अर्लियर पहला वाला एक्शन हो जाए उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, यानी कि हेड यूज करते हैं। और फिर उसके बाद है जो बाद का एक्शन है उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं, यानी कि V2 यूज करते हैं। तो गेट्स फर्स्ट वाला गेट्स हेड क्लोज मतलब गेट पहले क्लोज हुए होंगे, फिर वो बाद में सर्च करने आया।
देन क्वेश्चन 16, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु इज हैबिचुअली डिससेटिस्फाइड, जो मतलब हमेशा ही दुखी रहता है, हमेशा ही नाराज रहता है, हमेशा ही मतलब बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, उसको हम बोलते हैं मेल कंटेंट, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सेंटेंस अरेंजमेंट का ही, इसमें हमें मीनिंगफुल चीज़ बनानी है, मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाना है। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, हम वही करेंगे, अपने जो ऑप्शंस हैं उनको देखेंगे और सब्जेक्ट पहले ट्राई करेंगे फाइंड करने की। तो प्राइमरीली टू अंडरटेक ये नहीं होगा, द रिनोड ये भी नहीं होगा, एंड टू द लिव। तो ऑप्शन आप बी देखो, ही ट्रेवल टू जयपुर, ऑप्शन बी, इसमें हमें हमारा सब्जेक्ट मिल गया। और हम अब चेक करते हैं हम ऑप्शंस को। तो ऑप्शंस हमारे बी के साथ एक ही शुरू हो रहा है, मतलब बी के साथ दो शुरू हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले लास्ट वाले को देखते हैं, अगर वो लॉजिक बैठ गया तो हमारा फिर करेक्ट हो जाएगा। तो हमें बी मिल गया, फिर उसके बाद इसको पहले हम चेक करते हैं लास्ट वाले को, बी के बाद ई, प्राइमरीली टू अंडरटेक एन एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द सिटी, ये बैठ जाएगा। क्यों? कि वो जयपुर ट्रैवल, उसने जयपुर ट्रैवल करा, उसका जो एक ही ऑब्जेक्ट था वो था कि जो सिटी है उसको एक्सप्लोर करने का। फिर उसके बाद आएगा डी, एंड टू बिहोल्ड द रेनोड एस्ट्रोनॉमिकल एडिफाइस, और जो एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर थे उनको परखने के लिए, मतलब उनके बारे में नॉलेज लेने के लिए। देन ऑप्शन ई, द इल्लुस्ट्रियस जंतर मंतर कॉम्प्लेक्स। तो बी ए डी सी यहाँ पे यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है, बी ए डी सी ई, ही ट्रेवल टू जयपुर प्राइमरीली टू अंडरटेक एन एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द सिटी एंड टू बिहोल्ड द रेनोड एस्ट्रोनॉमिकल एडिफाइस द इल्लुस्ट्रियस जंतर मंतर कॉम्प्लेक्स। देन क्वेश्चन 80, ये भी हमारे, इसमें भी हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है, पर इसमें एक चीज़ फिक्स रहेगी, वो होगी आई वुड प्रेफर। तो टू परस्यू माई स्टडीज विद डिसिप्लिन अर्नेस्टनेस नहीं होगा, टू डिवोट माई सेल्फ डिलीजेंटली टू सीरियस एकेडमिक एंगेजमेंट ये हो सकता है। तो सबसे पहले हम बी को लेके चलते हैं कि मैं ये प्रेफर करूँगा, मैं ये चाहूँगा कि मैं खुद को मतलब अपनी पढ़ाई के लिए मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाऊँ। फिर बी हमारे दो ऑप्शंस में, बी डी ए सी और बी ए डी सी। तो इसमें से हम देखते हैं, सबसे पहला आएगा बी, टू डिवोट माई सेल्फ डिलीजेंटली, मतलब पढ़ाई के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। और फिर उसके बाद होगा हमारा एक है डी। देन हम चेक करते हैं डी को, रेदर देन, आई वुड प्रेफर टू डिवोट माई सेल्फ डिलीजेंटली टू सीरियस एकेडमिक इंगेजमेंट, रेदर देन, हाँ रेदर देन हमारा यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा। फिर रेदर देन टू परस्यू माई स्टडीज विद डिसिप्लिन अर्नेस्टनेस, ये भी हमारा हो जाएगा ए। फिर उसके बाद हमारा लास्ट बचता है ऑन फ्रिवोलस एंड इंटेलेक्चुअली बैरन कन्वर्जेशंस। तो बी, सबसे पहले हमारा बी आएगा, फिर उसके बाद हमारा डी आएगा। तो ऑप्शन पहला जो है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी सी, और ये फोर्थ जो है वो गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए बी डी ए सी, आई वुड प्रेफर टू डिवोट माई सेल्फ डिलीजेंटली टू सीरियस एकेडमिक एंगेजमेंट, मतलब कि मैं चाहूँगा और इस बार मैं मेहनत करूँगा अपनी पढ़ाई के लिए, ना कि सिर्फ इतना करूँगा, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं करूँगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा, और सिर्फ मतलब कन्वर्जेशन यानी बातचीत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन 19, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, मतलब रात एंड दिन मेहनत करने के बाद भी, द मैन वॉज डैश बाय द कॉन्स्टेंट ब्लेम ही एंड्योर्ड एट वर्क, मतलब जो, मतलब दिन रात मेहनत करने के बाद भी जो आदमी था वो डैश हो गया था कांस्टेंट ब्लेम से, मतलब बार बार ब्लेम हो रहा था उसके उसके ऊपर, तो उसको फिर भी सह रहा था काम पे। तो गैल्वेनाइज्ड नहीं होगा, एनविगोरेटेड नहीं होगा, कॉम्प्लेसेंट नहीं होगा, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाना या बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाना। सिंस द मैन वॉज कॉन्स्टेंटली ब्लेम, अब क्योंकि जो आदमी था उसको बार बार उसको ब्लेम किया जा रहा था, तो वो मेंटली टायर्ड हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन 20, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना है हमें अनजस्टिफाइड एंड डेलिब्रेट रिफ्यूजल टू ओबे अथॉरिटी। ये मैंने आपको शॉर्ट्स में भी करवाया था कि कोई ऐसा इंसान जो मतलब जान पूछ के रिफ्यूज कर दे जो अथॉरिटी है उसकी, उसके रूल्स को ओबे करने के, मतलब उसकी बात नहीं मानता जान पूछ के। तो इनडिसिप्लिन होगा नहीं, रेबेलियन होगा नहीं, इंसोलेंस भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन सी कॉन्ट्यूमेसी।
तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, कॉन्ट्यूमेसी। तो कॉन्ट्यूमेसी मीन्स स्टबर्न रेफ्यूजल टू ओबे अथॉरिटी और रूल्स, दिस एग्जैक्टली मैचेस द मीनिंग गिवन इन द सेंटेंस। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए और ये लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, तो आप इनको अच्छे से करना और जो भी मैंने बातें बताई है उसको अच्छे से समझना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, हम अभी रिसेंट में क्या हो रहा है D+B में थीम और थीम जो होती है पैसेज की, उसकी थीम और टोन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको अब क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि जब भी कोई पैसेज आता है तो उसमें हम थीम या फिर जो उसकी पैसेज है वो कैसे पता करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि थीम क्या होती है। थीम से हम सिर्फ इतना याद रखना, थीम होती है जो पैसेज का मेन मैसेज होता है ना, यानी कि पैसेज किस बारे में हमें बताना चाह रहा है या पैसेज में किस चीज़ के बारे में हमें बताया गया है, वो उसकी थीम होती है। और हम कह सकते हैं इसका मतलब होता है कि राइटर हमसे क्या कहना चाहता है, जिसने वो पैसेज लिखा है, जिस जिस राइटर ने वो पैसेज लिखा है वो हमसे क्या कहना चाहता है, उसका मैसेज क्या है हमारे लिए, वो उस पैसेज की क्या हो जाती है, थीम हो जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए एक पैसेज है, टू मच यूज ऑफ मोबाइल फोन इज हार्मिंग स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन। तो जो बहुत ज़्यादा मोबाइल फोन्स को यूज़ करना, वो उससे क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट की कॉन्सेंट्रेशन है या उसकी जो फोकसिंग पावर है वो कम होती जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे हमें क्या मैसेज मिल सकता है, इसकी थीम क्या हमें मिल सकती है, इतना तो हम बता सकते हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ है, यानी जो उनका इफेक्ट है, वो स्टूडेंट पे कैसा पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है या नेगेटिव। सीधी सी बात है, जब उनका फोकस नहीं हो पा रहा तो नेगेटिव। तो ये इसकी हो जाती है थीम। और सिंपल रूल थीम को ये है कि टॉपिक और राइटर का मैसेज क्या है, वो होती है हमारी थीम। अब इजी ट्रिक टू फाइंड थीम आफ्टर रीडिंग द पैसेज। अब आपको अगर पूछना ही है, मतलब जानना ही है कि थीम क्या होती है, तो दूसरा तरीका ये है कि आप पहले पूरा पैसेज पढ़ो, एक बार गो थ्रू कर लो, फिर खुद से पूछो कि राइटर कहना क्या चाहता है, और जो आंसर होगा ना, आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा उसकी थीम। दोबारा एग्जांपल, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इसकी थीम क्या हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है, जो ट्री होती हैं वो हमें ऑक्सीजन देती है और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। तो इसकी थीम क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो ये होती है आपकी थीम। अब हम बात करते हैं टोन की। टोन क्या होती है, टोन का मतलब होता है राइटर्स एटीट्यूड और फीलिंग, इट शोज हाउ द राइटर फील्स अबाउट द टॉपिक। तो देखो, राइटर हमें क्या मैसेज देना चाहता है, वो हमारी हो जाती है थीम। और टोन क्या होती है, टोन ये होती है कि जो जिस राइटर ने वो पैसेज लिखा है वो उस टॉपिक के बारे में क्या फील कर रहा है, या राइटर का एटीट्यूड क्या है, उसको हम बोलते हैं टोन। और जो राइटर है वो बहुत सारी टोन जो है उसको कंसीडर कर सकता है, जैसे कि किसी चीज़ की तारीफ कर सकता है, प्रेज कर सकता है, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर सकता है, और किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, या फिर किसी कोई जो ऐसा पैसेज है जिस जो फनी हो और थोड़ा सीरियस हो। तो ये 4 थीम आपको याद रखनी है और आपको समझ लेना, मैं समझाऊंगा कैसे आपको थीम टोन जो है वो पहचाननी है। अब इजी ट्रिक टू फाइंड टोन, आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ डज द राइटर फील। तो देखो, जब हम पैसेज पढ़ के ये फील करें कि हमें क्या फील हो रहा है, वहाँ पे हमारी आती है थीम। और जब हम ये पता करें कि राइटर को कैसा फील हो रहा है, वहाँ पे आती है हमारी टोन। एग्जाम्पल के लिए पैसेज भी लिया है मैंने, प्लास्टिक पॉल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड पीपल मस्ट रिड्यूस इट्स यूज। तो इसमें क्या टोन हो सकती है, तो देखो, प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है और इसीलिए जो लोग हैं उनको इनका यूज़ कम कर देना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे हमारा एनवायरनमेंट वो ख़राब होगा, तो इसकी जो टोन है वो है सीरियस या क्रिटिकल। तो आपको मतलब पढ़ के पता लगाने में वो ईजिली पता चल जाता है, इतना कोई हार्ड टॉपिक ये है नहीं। अब 3 कॉमन टोन्स जो एग्जाम्स में आती हैं वो इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव जब राइटर कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। क्रिटिकल, क्रिटिकल थीम जो होती है जब राइटर किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करता है। और अप्रिशिएटिव या पॉजिटिव राइटर जब राइटर किसी चीज़ को प्रेज करता है। और एक और इजी फॉर्मूला है, जब आप पैसेज रीड करो तो खुद से 2 क्वेश्चन पूछो। पहला तो ये कि राइटर क्या कह रहा है या फिर आपको कैसा फील हो रहा है, वो है थीम। और राइटर कैसा फील कर रहा है, वो है टोन। एग्जाम, और इसके लिए एग्जांपल, रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव्स हेल्थ एंड रिड्यूस सक्सेस। तो जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो हमारी हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है और हमारे स्ट्रेस को भी कम करती है। तो इसकी थीम क्या होगी, ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि इसमें बात करी गई है कि जो एक्सरसाइज है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो थीम ये हो जाएगी। और टोन कैसी है, पॉजिटिव है, क्योंकि हमें पॉजिटिव चीज़ के बारे में बताया गया है। अब यहाँ आपको खुद करना है, आप वीडियो देख लेना,
और आप इनके जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। हाँ, अगर आपको इनके जवाब नहीं आ रहे तो आप मुझे बता सकते हो, मैं इसे फिर अगली वीडियो में करवा दूँगा। पर आप खुद से इनके आंसर देना और वीडियो को देखना। तो मैं बता देता हूँ 5 क्वेश्चन है, वो आपको देखने, अरे आंसर तो मैंने बता ही दिया। पर कोई बात नहीं, आप आंसर देखने से पहले करना, है ना? पर ट्राई ज़रूर करना, तभी आप सीखोगे। तो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप अपनी जो जो भी फीडबैक है, जो भी आप टॉपिक चाहते हो, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।